नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो इससे आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और साइंस के भी प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप रोज रोज इस वीडियो को देखेंगे तो मतलब इस तरह के वीडियो को रोज रोज जो हमारे आने वाले वीडियो को देखेंगे तो आपके इसी क्लास में सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो चाय का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है और विश्व में पूछ रहा है, तो देख लीजिए, एक मिनट पेन पहले सेट करने दीजिए। तो देखिए, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है कौन सा? चीन। चीन विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है चाय का, भारत में, तो भारत में असम राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश है। और अब चाय के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। अब पूछेगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि चाय के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, चाय के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो चाय के लिए जो उपयोगी मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी होती है चाय के लिए उपयोगी मिट्टी। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम जीआई टैग, सर्वप्रथम जीआई टैग भारत में किसे मिला, सर्वप्रथम जीआई टैग किसे दिया गया था, तो सर्वप्रथम जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को। और दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग कब दिया गया था, तो ये 2004 में इसे सर्वप्रथम जीआई टैग दिया गया था। और ये असम में होने वाला चाय है। कहाँ पे? असम में होता है। और बात करते हैं, अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि कांगड़ा चाय का जीआई टैग कहाँ से मिला, कांगड़ा चाय को किस राज्य का जीआई टैग मिला, कहाँ पे, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। कांगड़ा चाय कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। तो ये चीजें भी आप लोग याद रखेंगे साथ में। और आपसे पूछे कि कैफीन किस में पाया जाता है, कैफीन, तो कैफीन की बात करें तो ये चाय और कॉफी में दोनों चीज में पाया जाता है। चाय और कॉफी दोनों चीजों में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका रिवीजन करेंगे। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। अगर आपसे पूछे कि भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश असम है। और बात करते हैं चाय के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो चाय के लिए जो उपयोगी मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी होती है। प्रथम जीआई टैग किसे दिया गया भारत में, तो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था एक चाय को ही, यानी कि दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था 2004 में, और असम में इसका उत्पादन होता है। और बात करते हैं कांगड़ा चाय को, कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया, ये एक हिमाचल प्रदेश का चाय है, इसे जीआई टैग दिया गया था। और बात करते हैं यहाँ पे कैफीन किस चीज में पाया जाता है, तो कैफीन चाय और कॉफी में दोनों में पाया जाता है, चाय और कॉफी में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे दिखा, तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं पे दिखा था। गेहूं पे हरित क्रांति का सर्वाधिक, दूसरे नंबर पे धान था, और तीसरे नंबर पे हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पे दिखा था। सॉरी, तीसरे नंबर पे जो हरित क्रांति का प्रभाव है वो किस फसल पे दिखा था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो तीसरे नंबर पे हरित क्रांति का प्रभाव है वो गन्ना फसल पे दिखा था। किस पे? गन्ना पे फसल, जो भारत का यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मुख्य नगदी फसल है गन्ना। तो देख लेते हैं। अब आपसे पूछे कि हरित क्रांति का प्रभाव किस चीज पे नहीं पड़ा, तो प्रभाव, अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति का किस चीज पे प्रभाव नहीं पड़ा, तो देखिए हरित क्रांति का मोटे अनाज पे प्रभाव नहीं पड़ा था, बिल्कुल भी। मोटे अनाज पे क्या हुआ था, हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, ये आप लोग बताएंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कहे जाते हैं कौन? नॉर्मन बोरलॉग को। किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और ये नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, तो ये थे आपके मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक। कहाँ के थे? मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे, और इसके लिए इन्हें नोबेल से भी सम्मानित किया गया था। और भारत में आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन
नाथन थे। तो ये चीजें सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भारत में हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1967-68 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1967-68 में इसे शुरू किया गया था भारत में। और इसे किस 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू किया गया था? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया था। तीसरी 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू किया गया था। ठीक। तो अगला प्रश्न है कि फलों के मीठे होने का कारण क्या होता है? तो फलों के जो मीठे होने का मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? फलों में फ्रैक्टोज की उपस्थिति। क्या होता है? फ्रैक्टोज की उपस्थिति फलों में। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। फलों में क्या होता है? फ्रैक्टोज की उपस्थिति होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको आप सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे? तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है गेहूं पे पड़ा था। उसके बाद हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव धान पे पड़ा, उसके बाद गन्ना पे पड़ा। और आपसे पूछे कि किन फसलों पे हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा? तो मोटे अनाज पे हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था, मोटे अनाज पे। अब आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसे? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आपसे पूछे कि ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्सिको के रहने वाले थे। मैक्सिको के किसी वैज्ञानिक थे, इसके लिए इन्हें नोबेल भी दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति शुरू कब किया गया था? तो 1967-68 में हरित क्रांति शुरू किया गया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। और फलों के मीठे होने के कारण क्या होते हैं? तो फ्रैक्टोज होता है फलों के मीठे होने का कारण, फ्रैक्टोज। अब फ्रैक्टोज को क्या कहे जाते हैं? इसे फल शर्करा भी कहते हैं। इसे फल शर्करा भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रैक्टोज को। और आपसे पूछ ले कि खट्टे फल में क्या पाए जाते हैं? खट्टे फल में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? खट्टे फल में, तो खट्टे फल में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप अब बात करते हैं फलों का। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं फलों का अध्ययन। और अगर आपसे पूछे कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछे कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का भी संबंध किससे है? फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? फलों को पकाने में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? तो फलों को पकाने में जो है वो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। फलों के मीठे होने का कारण क्या क्या होता है? तो इसमें फलों में फ्रैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। और बात करते हैं और फ्रैक्टोज को क्या कहा जाता है? इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। खट्टे फल में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और बात करते हैं फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध फल के उत्पादन से। किससे है? फल के उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध। और फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं फलों में पकाने में। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 की घटना है। कब है? फरवरी 1922 की घटना है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये गोरखपुर यूपी में हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर यूपी की घटना है चौरी चौरा घटना। और इसमें क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना में क्या था? चौरी चौरा घटना, तो इसमें क्या किया गया था? 21 सिपाही को और प्लस 21 सिपाही थे और एक पुलिसकर्मी थे। एक कौन थे? थानेदार को जिंदे जला दिया गया था। क्या कर दिया गया था? जिंदा जला दिया गया था। तो ये थी चौरी चौरा कांड की घटना। ठीक, और बात करते हैं ये इसके तहत गांधी जी का भारत में चल रहा था कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। गांधी जी का इस समय भारत में चल रहा था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने शुरू कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था। और चौरी चौरा कांड की घटना के कारण इसे गांधी जी ने स्थगित कब कर दिया गया था? 1922 में गांधी जी के द्वारा स्थगित इसे कर दिया गया था। बात करते हैं चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो फरवरी 1922 की घटना जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। और बात करते हैं ये घटना क्या थी कि 21 सिपाही को और एक थानेदार को जिंदा जला दिया गया था पुलिस चौकी में। और इस समय भारत में चल रहा था गांधी जी का कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन।
और असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था गांधी जी के द्वारा? 1920 में। और चौरी चौरा घटना के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1922 में ही समाप्त कर दिया गया था। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो देखिए 1350 से 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का वजन। कितना? 1350 से 1400 ग्राम होता है। अब मस्तिष्क के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। आपसे पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, जिसे क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क को क्या कहते हैं? इसे सेरिब्रम भी कहते हैं। इसे सेरिब्रम कहते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और उसके बाद होते हैं सेरिब्रम के बारे में। तो ये क्या होता है? ये सेरिब्रम भी कहते हैं इसे। और ये मनुष्य में बुद्धि का केंद्र होता है। ये क्या होता है? बुद्धि। हमारे बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? तो ये सेरिब्रम ही होता है हमारे बुद्धि का केंद्र। और बात करते हैं श्वास नियंत्रण का कार्य मनुष्य का श्वास नियंत्रण का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो श्वास नियंत्रण का काम मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है सांस नियंत्रण का काम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है सांस नियंत्रण का काम। अगर आपसे पूछे कि ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है, तो ईईजी टेस्ट ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है ईईजी टेस्ट। और एल्जाइमर नामक रोग किससे होता है? एल्जाइमर नामक रोग ये कहाँ पे होता है? एल्जाइमर नामक रोग ये कहाँ पे होता है? तो ये मस्तिष्क में होने वाला एक रोग है। कहाँ पे? मस्तिष्क में होने वाला एक रोग है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे मस्तिष्क से। तो देखिए मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगर बात करें मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। और ये प्रमस्तिष्क जो है बुद्धि का केंद्र होता है। और श्वास नियंत्रण का काम करता है मेडुला ऑब्लांगेटा करता है श्वास नियंत्रण का काम। और ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है? तो ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। और एल्जाइमर रोग कहाँ पे पाया जाता है? एल्जाइमर रोग कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होने वाला रोग है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सुई चुभाने पे कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? तो सुई चुभाने पे मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। कौन सा भाग दर्द नहीं महसूस करेगा? मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। और क्यों दर्द नहीं महसूस करेगा? क्योंकि यहाँ पे दर्द वाहिकाओं का क्या होता है? दर्द ग्राहिकाओं का मस्तिष्क में अभाव होता है। और वही हमने अभी बताया कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम लगभग मस्तिष्क का वजन होता है। अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अभी हमने बताया, जस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और आपसे पूछे कि ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है? ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है? अभी हमने बताया, आप लोग बताएंगे। और शरीर में दर्द का पता, ठंडा का पता, कोई चीज कितना ठंडा है इसका पता, या फिर आपसे पूछे कि गर्म का पता कौन लगाता है? गर्म का पता। और शरीर में नींद पे कंट्रोल शरीर का मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा जिम्मेदार होता है? हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। आपसे पूछे कि सुई चुभाने पे कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क जो है सुई चुभाने पे दर्द नहीं करेगा। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम एवरेज इसका वजन होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? आप बताएंगे। ईईजी टेस्ट किससे संबंधित है? ये आप बताएंगे। दर्द का जो पता है, ठंडा का, गर्म का पता, और नींद कंट्रोल कौन करता है? तो ये मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस करता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए केसर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं आपसे पूछ ले कि सेब और अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सेब और अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य को भी कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। सेब और अखरोट का भी सबसे बड़ा उत्पादक। वहीं आपसे पूछे कि काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काली मिर्च का। और आपसे पूछे कि छोटी इलायची का, काली मिर्च और छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इन दोनों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है केरल। और इस वजह से केरल को क्या कहते हैं? इस वजह से केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और वहीं आपसे पूछे कि लाल मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो लाल मिर्च के बारे में केरल नहीं सबसे अधिक है, तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन। वहीं आपसे पूछे कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है जूट का सर्वाधिक उत्पादन। सलाल परियोजना। और फिर आपसे पूछे कि डल झील कहाँ पे स्थित है? डल झील कहाँ पे स्थित है? और आपसे पूछे कि वूलर झील कहाँ पे स्थित है? वूलर झील कहाँ पे स्थित है? और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु था, जिसे क्या कहते हैं? मांदा कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है?
तो ये सभी के सभी आपके कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर करता है। और सेब और अखरोट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल है। और केरल में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने के कारण इसे केरल का इस मसालों का बगीचा कहा जाता है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है तमिलनाडु, और वहीं जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ करता है, कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल करता है। सलाल परियोजना, डल झील, वूलर झील और मांदा, ये सभी किस राज्य में स्थित है, ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सा पदार्थ प्रकृति का बहुलक है, तो जो है कौन सा पदार्थ प्रकृति का बहुलक है, तो देखिए जो प्राकृतिक का बहुलक है, तो देखिए कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, तो जो प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं, जैसे ऊन हो गया प्राकृतिक बहुलक है, रेशम हो गया प्राकृतिक बहुलक है, और चमड़ा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक बहुलक हैं। और रबर किसका बहुलक होता है, ये आप लोग बताएंगे, रबर किसका बहुलक है, रबर किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर, तो ये आप लोग ध्यान रखें, किसका, आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर। और बात करते हैं ग्लाइकोजन किसका, ग्लाइकोजन हो गया, और स्टार्च हो गया, और सेलुलोज हो गया। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, ये सभी किसके बहुलक होते हैं, ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं, ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज की ये लोग बहुलक होते हैं। और पॉलीथीन का बहुलक क्या होता है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, पॉलीथीन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, एथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन, जिसे क्या कहते हैं, C2H4 कहते हैं। एथिलीन को क्या कहते हैं, C2H4। और पॉलीथीन ये क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। क्या है पॉलीथीन, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, तो देखिए ऊन हो गया, रेशम हो गया, चमड़ा हो गया, ये सभी प्राकृतिक बहुलक है। और रबर का बहुलक क्या है, तो आइसोप्रीन है रबर का बहुलक। क्या है, आइसोप्रीन। और ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, और सेलुलोज हो गया। इसका बहुलक क्या है, इसको ये बहुलक है ग्लूकोज का। और पॉलीथीन का बहुलक क्या है, पॉलीथीन का बहुलक है एथिलीन, और जिसे C2H4 कहते हैं। और थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो देखिए देश बंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। और चित्तरंजन दास कौन थे, ये सुभाष चंद्र बोस के कौन थे, राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के कौन से गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इनका जो एक पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था, जिसका नाम क्या है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की आपसे पूछे कि स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलके इसका स्थापना किए थे, मोतीलाल नेहरू। और बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, और कहाँ पे हुई थी, लाहौर में हुई थी, लाहौर में। और ये किसके शासन काल में इसकी स्थापना हुई थी, तो देखिए स्वराज पार्टी की जो गठन की बात करें, ये कहाँ पे हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन लाहौर में नहीं हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और बात करते हैं अगला, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय जो है कार्यकाल किसका था, इस समय जो है भारत में कार्यकाल किसका था, रीडिंग का कार्यकाल था। किसका, रीडिंग का कार्यकाल था। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध है। और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु आपसे पूछेगा कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास है। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया, और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में होती है। और इनका कार्यकाल जो है, किसके कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई, तो ये इस समय रीडिंग का कार्यकाल था। किसके दहन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होगा, देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है, हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसके दहन में सबसे कम ऊर्जा उत्पन्न होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन दहन के बाद क्या बनता है, जलवाष्प बनता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन के दहन में सबसे कम क्या होता है,
पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होगा। अब हाइड्रोजन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि बस भविष्य का ईंधन इनमें से कौन सी गैस को कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। और बात करते हैं सूर्य में कौन कौन सी गैस होती है। सूर्य में कौन सी गैस होती है, सूर्य में जो गैस होती है वो कौन सा होता है, एक तो हाइड्रोजन गैस होता है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस होता है, और एक कौन सा गैस होता है, हीलियम गैस होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है। और सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन होता है। आपसे पूछिए कि सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो सबसे हल्की तत्व आपसे पूछे कौन सी है, सबसे हल्की तत्व कौन सी है, तो सबसे हल्की तत्व भी कौन सी है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बारे में बात करें, इसके समस्थानिक कितने होते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका हो गया प्रोटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, जिसे 1s3 और 1s2 और 1h1 बोलते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं किसके दहन में कम पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो हाइड्रोजन के दहन में कम पर्यावरण प्रदूषण होगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और सबसे हल्की तत्व कौन सी होती है, सौरमंडल की हाइड्रोजन होती है। और सूर्य में गैस कौन कौन सी होती है, एक तो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, ये सूर्य में 2 गैस होते हैं सर्वाधिक मात्रा में, लेकिन सूर्य में हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 समस्थानिक, एक तो प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और एक ट्राइटियम हो गया। और प्रोटियम को कहते हैं 1h1 और ड्यूटेरियम को 1h2 और ट्राइटियम को 1h3 कहते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध है। कौन सा, रामगंगा बांध है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध है। और ये किस नदी पे बना हुआ है, तो रामगंगा बांध जो है ये किस नदी पे बनेगा, तो ये रामगंगा नदी पे ही बनेगा। किस नदी पे, रामगंगा नदी पे बना हुआ है। और बात करते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बिजनौर जिले में। कहाँ पे, बिजनौर जिले में स्थित है, और इसे बनाया गया था 1978 में। बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। वहीं आप लोग बताएंगे कि माता टीला बांध किस नदी पे स्थित है, माता टीला बांध किस नदी पे स्थित है, तो माता टीला जो बांध है उसे 1958 में बनाया गया, और ये झांसी में स्थित है। कहाँ पे, झांसी में स्थित है, और ये बेतवा नदी पे स्थित नदी है। किस नदी पे, बेतवा नदी पे इसे बनाया गया है। तो ये दोनों चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, तो उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। और ये रामगंगा बांध रामगंगा नदी पे बनाया गया है, बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश के 1978 में से बनाया गया था। और माता टीला बांध जो है 1958 में बनाया गया था, और ये झांसी में स्थित है, झांसी में, और इसे बेतवा नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे, बेतवा नदी पे। मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अब बात करते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर के जो प्रकार हैं, 2 प्रकार है। कौन से, एक तो हो गया आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, एक आपका हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर, और एक आपका हो गया उच्चाई ट्रांसफार्मर। कौन सा, उच्चाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई ट्रांसफर क्या करता है कि ये उच्च वोल्टेज के करंट को क्या करता है, कम कर देता है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या कर देता है, ये निम्न वोल्टेज की जो करंट होती है वो उसको उच्च कर देता है। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करते हैं, अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा सिद्धांत पे काम करते हैं। किस सिद्धांत पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा सिद्धांत पे। कौन से, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा सिद्धांत पे काम करते हैं। और ट्रांसफार्मर का आपसे पूछी, आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है हमेशा किस परिपथ में करते हैं, ये एसी परिपथ में हमेशा इसका उपयोग करते हैं। किस परिपथ में, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी परिपथ में यूज किया जाता है, डीसी परिपथ में नहीं। मोबाइल चार्जर क्या होता है, तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि ये उच्च वोल्टेज के करंट को क्या करता है, निम्न वोल्टेज में करंट
में बदलता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक अपचाई ट्रांसफार्मर और एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये करता है क्या काम? जो उच्च वोल्टेज के करंट होते हैं उन्हें निम्न वोल्टेज के करंट में कन्वर्ट करता है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज के करंट होते हैं उसे उच्च वोल्टेज के करंट में ट्रांसफर करता है। ठीक, अब बात करते हैं सिद्धांत की। ये ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा सिद्धांत पे काम करते हैं, और ट्रांसफार्मर का उपयोग हमेशा एसी परिपथ में किया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को दिन मनाते हैं। और इस दिन क्यों मनाते हैं 5 जून के दिन? क्योंकि यूएनईपी की स्थापना हुई थी। यूएनईपी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी यूएनईपी की स्थापना? 5 जून 1972 को। कब हुई थी? 5 जून 1972 में। और इसकी हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे स्थित है? नैरोबी केन्या में इसकी हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछेगी कि भारत में पर्यावरण मंत्री कौन है? भारत में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है भारत के पर्यावरण मंत्री। कौन है? भूपेंद्र यादव। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, भूपेंद्र यादव हैं भारत में पर्यावरण मंत्री। अगर आपसे पूछे कि इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है, तो जो इको मार्क चिन्ह होता है वो क्या दर्शाता है? कि कोई भी वस्तु पर्यावरण के लिए कितनी अनुकूल बनी हुई है, पर्यावरण के लिए कितनी अनुकूल है, वो चीजें दिखाता है। क्या दिखाता है? वो आपके इको मार्क चिन्ह दर्शाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के तौर पे हम देखेंगे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यूएनईपी की स्थापना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। डेट इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे आप लोग। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं पर्यावरण मंत्री। और इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? कि कोई वस्तु पर्यावरण की दृष्टि के लिए कितनी अनुकूल है। और जो यूएनईपी के हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत में कहाँ पे है? ये उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछे कि उसका पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और इसका वर्तमान समय में नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वर्तमान समय में नाम क्या हो गया? तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान समय में नाम हो गया। कौन सा पार्क? रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान समय में नाम हो गया। तो ये भारत का सबसे पहला वो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोग बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तराखंड के बारे में आपसे पूछे कि माना दर्रा कहाँ पे स्थित है और नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है? माना, नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? लिपुलेख दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित हैं? तो उत्तराखंड में स्थित दर्रे, उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। आपसे पूछे कि देवताल झील कहाँ पे स्थित है? देवताल झील कहाँ पे स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो इतनी चीजें उत्तराखंड से बारे में, इतनी पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का पहला नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, और इसका नाम बदल करके वर्तमान समय में क्या कर दिया गया था? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1836 में। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। देवताल झील ये कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। नील नदी के किनारे विकसित सभ्यता कौन सी है? तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। नील नदी के बारे में बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी क्या है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मिस्र के बारे में बात करें तो ये इसे क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी का क्या कहते हैं? इसे वरदान कहते हैं। मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। और नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पे बहने वाली नदी है? तो अफ्रीका कंट्री में बहने वाली नदी है। और बात करते हैं नील नदी की जो लंबाई है कितनी है? तो 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि
असवान बांध किस नदी पे बना हुआ है? असवान बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो ये नील नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? नील नदी पे असवान बांध बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अमेजन है विश्व की सबसे बड़ी नदी, और इसकी जो लंबाई है कितनी है? ये 6400 किलोमीटर। यानी कि बड़ी नदी का मतलब क्या है? इसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, तो इस वजह से इसे बड़ी नदी कहा जाता है। और आपसे पूछे कि नील नदी किस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो मिस्र की सभ्यता विकसित हुई है नील नदी के किनारे। और नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? विक्टोरिया झील से हुआ है। और विक्टोरिया झील कहाँ पे? अफ्रीका में पाई जाती है। 6650 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। असवान बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो असवान बांध नील नदी पे बना हुआ है। असवान बांध किस नदी पे? नील नदी पे बना हुआ है। और नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। भारत की कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का है भारत। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का है। और बात करते हैं गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु प्रयुक्त होती है? गेहूं की खेती हेतु कौन सी जलवायु प्रयुक्त मतलब उपयुक्त होती है सबसे ज्यादा? गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। कौन सी जलवायु चाहिए? समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। वहीं आपसे पूछे कि चाय की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? चाय की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो इसके लिए मानसूनी जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए? मानसूनी जलवायु चाहिए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कहवा की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? कहवा की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। कैसी? उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए। अगर आपसे पूछे कि रबड़ की खेती किसकी कहते हैं? रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो इसके लिए भूमध्य रेखीय जलवायु चाहिए। कैसी? भूमध्य रेखीय जलवायु। यानी कि यहाँ पे रबड़ की खेती यहाँ पे भूमध्य रेखा क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उसके लिए भूमध्य रेखीय जलवायु चाहिए। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने इसे बताया। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी जलवायु की है भारत। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की। गेहूं की खेती के लिए कैसी जलवायु? समशीतोष्ण जलवायु चाहिए होती है गेहूं की खेती के लिए, तब पैदावार ज्यादा होगा। चाय की खेती के लिए कैसी जलवायु? तो चाय की खेती के लिए मानसूनी जलवायु चाहिए होती है। कहवा की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु। और रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु? भूमध्य रेखीय जलवायु चाहिए होती है। सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? तो सिक्कों की ढलाई भारत में 4 जगह होती है। एक तो आपका हो गया मुंबई में सिक्कों की ढलाई होती है, और एक आपका हो गया मुंबई में हो गया, और नोएडा में भी तो सिक्कों की ढलाई होती है। नोएडा में और कोलकाता में सिक्कों की ढलाई होती है, कोलकाता। और एक आपका हैदराबाद में तो इस जगह पे होता है सिक्कों की ढलाई। और बात करते हैं यहाँ पे सिक्के जारी कौन करता है? तो ये आप लोग बताएंगे। सिक्के जारी कौन करता है? तो सिक्का जारी करने का काम वित्त मंत्रालय का। किसका है? वित्त मंत्रालय क्या करता है? सिक्के जारी करता है। वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करता है। बात करते हैं अधिकतम भारत में कितने रुपए के सिक्के जारी किए जा सकते हैं? अधिकतम 1000 रुपए के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। 1000 रुपए के अधिकतम, इससे ऊपर नहीं जारी किया जा सकता। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिक्कों की दशमलव पद्धति की शुरुआत कब से हुई थी? सिक्कों की दशमलव जो पद्धति है, जो सिक्कों की दशमलव पद्धति है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो सिक्कों की जो दशमलव पद्धति है, इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी। कब? 1957 से हुई थी। तो इतनी चीजें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि सिक्कों की ढलाई कहाँ पे होती है? मुंबई में, नोएडा में, कोलकाता में और हैदराबाद, इन जगहों पे होती है सिक्कों की ढलाई। और सिक्के जारी कौन करते हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। और अधिकतम कितने रुपए के सिक्के ढाल सकते हैं? तो अधिकतम 1000 रुपए के सिक्के छाप सकते हैं। और दशमलव पद्धति की शुरुआत सिक्कों में कब से हुई? 1957 में हुई। शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का जो औपचारिक राज्याभिषेक है, ये कहाँ कब हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में, ये अपनी राजधानी बनाए थे। और इनका जो औपचारिक जो वो है कब हुआ था आपसे पूछेगा, तो ये हुआ था आपको 5 जून 1674 को। 5 जून 1674 को हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं छत्रपति शिवाजी की। और शिवाजी के बारे में बात करें, इनकी उपाधि किस चीज की थी? तो शिवाजी की उपाधि छत्रपति की थी। किसकी है?
छत्रपति शिवाजी की उपाधि थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं शिवाजी के बारे में, तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे कोडदेव। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोडदेव थे। और शिवाजी के, अगर आपसे पूछे कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। और शिवाजी के जो मंत्रिमंडल थे वो कैसी मंत्रिमंडल थी? शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसे क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अष्टप्रधान कहा जाता है था। और पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के जो शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था? तो ये शिवाजी का जो पेशवा जो पद था उसे प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तो इतनी चीजें शिवाजी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि शिवाजी का औपचारिक राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का जो औपचारिक राज्याभिषेक है 5 जून 1674 में हुआ था। और रायगढ़ में इन्होंने अपनी जो राजधानी है बनाई। शिवाजी की उपाधि कौन सी थी? तो छत्रपति की उपाधि थी शिवाजी की। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो कोडदेव थे गुरु शिवाजी के। और आध्यात्मिक गुरु आपसे पूछे कौन थे शिवाजी के, तो गुरु रामदास थे। अगर आपसे पूछे कि मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है शिवाजी को, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। और पेशवा किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट कितना होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट कम 0% होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो ये तो आप लोग बताएंगे। तो जर्मन सिल्वर में तांबा होता है। क्या होता है? तांबा होता है जर्मन सिल्वर में, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। इसमें परसेंट इसका कितना होता है? तांबा का 50% होता है। ठीक, अगर आपसे पूछिए, तांबा को कॉपर कहते हैं। और इसमें जस्ता होता है, जस्ता, इसे आप लोग क्या कहते हैं? निकिल कहते हैं। जस्ता को क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। और इसमें कितनी परसेंट जिंक होता है? 35% इसमें जिंक पाया जाता है। और आपसे पूछिए क्या होता है? इसमें निकिल भी होता है, निकिल। और निकिल कितने परसेंट होता है? तो ये 35 है, तो निकिल जाहिर सी बात है ये 15% होगा। और जिसे फार्मूला Na होता है। ठीक, तो इतनी चीजें होती है जर्मन सिल्वर में। और आपसे पूछे कि जो चांदी होता है, चांदी, सिल्वर की बात करते हैं ना, जो चांदी होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चांदी विद्युत का सुचालक होता है। और बात करते हैं चांदी के कुछ अयस्क के बारे में बताएंगे आप लोग। चांदी के अयस्क कौन कौन से हैं? तो जो चांदी के अयस्क हैं, एक तो आपका हो गया रूबी सिल्वर, ये चांदी के अयस्क है। कौन से? रूबी सिल्वर, ये चांदी के अयस्क है। और एक आपका कौन सा? हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर ये चांदी के अयस्क हैं। तो इन चीजों को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट कितना होता है? 0% चांदी होता है। और तांबा कितना होता है? तो तांबा 50% होता है। जस्ता कितना होता है? 35% होता है। और निकिल कितना परसेंट होता है? इसमें 15% होता है। और बात करते हैं चांदी। चांदी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और चांदी का जो अयस्क है कौन कौन से होते हैं? तो रूबी सिल्वर चांदी का अयस्क है, और हॉर्न सिल्वर ये दोनों चांदी के अयस्क हैं। डेयरी अनुसंधान स्थापित कब किया गया था? कहाँ स्थापित है? डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थापित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में स्थापित है। कहाँ पे? करनाल हरियाणा में स्थापित है। ठीक, और ये किससे संबंधित है? ये जो इसका डेयरी उत्पादन का जो संबंध है ये किस चीज से है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये दूध से संबंधित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं दूध में, तो दूध के बारे में बात करते हैं। अगर आपको दूध से दही बनाना है, दूध से दही बनाने के लिए कौन सी एंजाइम कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो ये आप लोग बताएंगे कौन सी बैक्टीरिया क्या होती है? सहायक होती है। तो दूध से दही बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो यहाँ पे आप लोग बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस होता है। कौन सी बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस होता है दूध से दही बनाने के लिए। और दूध से, अगर आपसे पूछे कि दूध से दही बनाने के लिए कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, कौन से एंजाइम सहायक होते हैं दूध से दही बनाने के कौन से एंजाइम? तो इसके लिए होता है रेनिन एंजाइम। कौन सी? रेनिन एंजाइम इसके लिए सहायक होता है। ठीक, और आपसे पूछे कि दूध में अम्ल कौन से पाए जाते हैं? तो दूध में
लैक्टिक नामक अम्ल पाए जाते हैं, दूध में लैक्टिक नामक अम्ल। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो भी किससे है, आपके दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे स्थापित है? करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थापित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का जो संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलस सहायक होती है दूध से दही बनाने में। अगर दूध से दही बनाना है आपके, इसमें कौन सी एंजाइम सहायक होती है? तो रेनिन नामक एंजाइम दूध से दही बनाने में सहायक होती है। अगर आपसे पूछे कि रेनिन नामक एंजाइम, अगर आपसे पूछे दूध में अम्ल कौन से? तो लैक्टिक अम्ल। दूध श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान, तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का प्रावधान किया गया है। कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों का प्रावधान किया गया है। ठीक। और सर्व शिक्षा अभियान आपसे पूछे कि इसे शुरू कब किया गया था? तो 2001 में ही सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। और इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। कब? 2002 में हुआ था। और इसके तहत क्या किया गया था? शिक्षा को किस सूची से? शिक्षा को क्या कर दिया गया था? इसे मूल अधिकार बना दिया गया था। कौन सा अधिकार बना दिया गया था? शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। और इसे अनुच्छेद नंबर 21 के ए में रखा गया। कहाँ पे? 21 के ए में से रखा गया था शिक्षा को। और बात करते हैं, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और शिक्षा पहले किस सूची का विषय था? शिक्षा पहले ये राज्य सूची का विषय था। किस सूची का विषय था? शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। इसे समवर्ती सूची का विषय किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? समवर्ती सूची का विषय तो इसे बनाया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 के तहत राज्य सूची से इसे निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया। तो देख लेते हैं कौन सा आयु समूह जो है सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के पात्र है। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो सर्व शिक्षा अभियान यानी कि भर्ती होने के पात्र हैं। इसे शुरू कब किया गया था? 2001 में। और इसमें संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसके तहत क्या कर दिया गया था? शिक्षा को क्या कर दिया गया था? मूल अधिकार बनाया गया था। और इसे अनुच्छेद नंबर 21 में रखा गया था। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में किस अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया? तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पे? ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? ललितपुर जिले में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम स्थित है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ पे उपलब्ध है? संगमरमर कहाँ पे उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो संगमरमर है मिर्जापुर एंड कहाँ पे? सोनभद्र जिले में स्थित है। तो कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में यहाँ पे संगमरमर मतलब उपस्थित है। अगर आपसे पूछे कि जिप्सम कहाँ पे उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है? तो जिप्सम झांसी और कहाँ पे? झांसी और हमीरपुर में स्थित है। कहाँ पे? हमीरपुर में झांसी और हमीरपुर में क्या है? जिप्सम उपलब्ध है भारत में। अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि यूरेनियम की खान कौन सी है प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान तो देखिए जादूगोड़ा की जो खान है, ये यूरेनियम की प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा खान कहाँ पे? झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और यूरेनियम के अयस्क कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम के जो अयस्क है पिच ब्लेंड है। यूरेनियम के अयस्क कौन से? पिच ब्लेंड है यूरेनियम के अयस्क। और यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपसे देश पूछ ले, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। कौन सा? कजाकिस्तान। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है ललितपुर में स्थित है। कहाँ पे? ललितपुर में उपलब्ध है। संगमरमर कहाँ पे उपलब्ध है उत्तर प्रदेश में? तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में यहाँ पे संगमरमर भी उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में जिप्सम कहाँ पे सर्वाधिक उत्पन्न है? तो ये आपके झांसी और हमीरपुर में जिप्सम भी मिल जाएगा। यूरेनियम का जो खान है, जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। और यूरेनियम के लिए अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड अयस्क है यूरेनियम का। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक भी है
और कौन सा है द्वितीयक उपभोक्ता भी है, प्राथमिक और द्वितीयक भी है। तो द्वितीयक क्यों है तो ये आप लोग बताएंगे। तो देखिए खाद्य श्रृंखला की बात करें, प्राथमिक और द्वितीयक श्रृंखला में आता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है, तो इसमें प्राथमिक श्रृंखला में क्या होते हैं, तो प्राथमिक श्रृंखला में केवल शाकाहारी लोग आते हैं, शाकाहारी लोग प्राथमिक श्रृंखला में। और द्वितीय श्रृंखला में कौन लोग आते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीय श्रृंखला में आते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य की बात करें तो ये शाकाहारी भी है, मनुष्य क्या है, ये शाकाहारी भी है और कैसा भी है, और मांसाहारी भी है। तो इस वजह से मनुष्य आता है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्र में। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वहां के लोग कैसे थे, तो सिंधु घाटी भी सभ्यता के लोग भी प्राथमिक उपभोक्ता भी थे, प्राथमिक और द्वितीयक भी, यानी कि मांस मछली भी खाते थे और अनाज जो भी था वो खाते ही थे। और ऐसी कौन सी जनजाति है जो शाकाहारी है, आपसे पूछे कि शाकाहारी जनजाति कौन सी है, तो देखिए शाकाहारी जनजाति के बारे में बात करें तो ये है आपका सेमांग जनजाति। सेमांग जनजाति ये शाकाहारी जनजाति है और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये मलेशिया में पाई जाती है, मलेशिया क्षेत्र में पाई जाती है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक भी है खाद्य श्रृंखला में। और प्राथमिक किसे कहते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उसे प्राथमिक श्रेणी में रखा गया और जो मांसाहारी होते हैं उसे द्वितीयक श्रेणी में रखा गया। और मनुष्य क्या होता है, ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों दबा देता है, तो ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। और शाकाहारी जनजाति कौन सी है, सेमांग है और ये मलेशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें, प्राथमिक और ये द्वितीयक दोनों क्षेत्र में थे। अगला प्रश्न है कि फटे दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो फटे दूध में जो अम्ल पाया जाता है उसका क्या नाम है, लैक्टिक नामक अम्ल होता है। फटे दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है फटे दूध में। और आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, दूध में कौन सी विटामिन क्या होता है, नहीं पाई जाती। तो दूध में विटामिन कौन सी नहीं पाई जाती, विटामिन सी नहीं पाई जाती है। और दूध की शुद्धता का माप किसे किया जाता है, दूध की शुद्धता की माप किसे किया जाता है, तो दूध की शुद्धता का जो माप है वो लैक्टोमीटर से किया जाता है। किसे, लैक्टोमीटर से किया जाता है दूध की शुद्धता का माप। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में शर्करा लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। कौन सी, लैक्टोज नामक शर्करा। और दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो ये भी आप लोग बताएंगे, केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। और दूध में कौन सा एंजाइम होता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो दूध में रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम कहाँ पे होता है, दूध में पाया जाता है। बात करते हैं गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, तो गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है। वो क्यों होता है गाय का दूध हल्का पीला, क्योंकि इसमें कैरोटीन की उपस्थिति होती है। किसकी, कैरोटीन की उपस्थिति होती है। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, फटे दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो फटे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है फटे दूध में। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है, तो विटामिन कौन सी, सी नहीं होती है, दूध में विटामिन सी नहीं होती है। दूध की शुद्धता की माप किससे की जाती है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप की जाती है। किससे, लैक्टोमीटर से। अगर बात करते हैं दूध में कौन सी शर्करा होती है, तो लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो केसीन प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रेनिन एंजाइम पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन की कमी से गाय का दूध हल्का पीला होता है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल कौन सी है, तो जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है उसका नाम है खतौली और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में आपसे पूछे किस जिले में स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। कहाँ पे, मुजफ्फरनगर जिले में, यूपी के स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एशिया का सबसे बड़ा देश आपसे पूछे कौन सा है, एशिया का जो सबसे बड़ा देश आपसे पूछ ले कौन सा है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका चीन। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे जो छोटा देश मालदीव है, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। अगर आपसे पूछे कि
एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम कौन सी है? यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन में ये बहती है। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है उसे क्या कहते हैं? वो जैकोबाबाद है। कौन सा? जैकोबाबाद है एशिया का सबसे गर्म स्थान। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है। और बात करते हैं यूरेशिया किसे कहा जाता है? यूरेशिया, तो यूरेशिया के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, आधा थोड़ा एशिया का भाग और प्लस यूरोप का भाग दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? यूरेशिया हो जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी? खतौली है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बसा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया का जो है सबसे बड़ा देश है चीन, और सबसे छोटा देश है एशिया का कौन सा? मालदीव है। और आपसे पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया की? तो यांगसी नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी, जो कि कहाँ बहती है? चीन में बहती है। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। यूरेशिया बात करते हैं, एंडीज प्लस यूरोप को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक, और टेलीग्राम पे इसका PDF भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो देखिए, बंदा बहादुर जो था उसका मूल नाम था लक्ष्मण देव। क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव था इसका मूल नाम। और बंदा बहादुर का अन्य नाम भी था, जैसे बंदा बहादुर को बंदा बैरागी भी कहा जाता था। क्या? बंदा बैरागी भी कहा जाता था बंदा बहादुर को, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बंदा बैरागी भी इसे कहा जाता था। और जो भी इसका राजधानी कहाँ था, बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो ये अपनी राजधानी लौहगढ़ में बनाई थी। कहाँ पे? लौहगढ़ में अपनी राजधानी बनाई थी। और आपसे पूछे कि लौहगढ़ में एक किला था, लौहगढ़ किला, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो लौहगढ़ किला का जो निर्माण की बात है वो किसने करवाया था? तो ये भी आपके बंदा बहादुर ने करवाया था। किसने? बंदा बहादुर ने करवाया था। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बंदा बहादुर के हत्या करने का आदेश किसने दिया था, तो बंदा बहादुर के हत्या करने का आदेश किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। किसने? फर्रुखसियर ने दिया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्रुखसियर ने दिया था। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था, और इसका अन्य नाम बंदा बैरागी भी था। ठीक, बंदा बैरागी भी इसकी का नाम था। राजधानी इसने अपनी बनाई लौहगढ़ में, और लौहगढ़ का किला भी किसने बनवाया था? तो लौहगढ़ किला का निर्माण बंदा बहादुर ने ही करवाया था। बंदा बहादुर की हत्या करने का आदेश खुद फर्रुखसियर ने दिया था। अब बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना 1961 में एक्ट आया था, और जाकर के स्थापना जो था, यह स्थापना हुई थी 1962 में। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, एक्ट कब आ रहा है और स्थापना कब हो रहा है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ हाईकोर्ट के बारे में देख लेते हैं, और उसके जो है कुछ राज्य देख लेते हैं उसका हाईकोर्ट कहाँ पे। जैसे आपसे पूछे कि राजस्थान का जो है हाईकोर्ट कहाँ पे, तो राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर में बना हुआ। कहाँ पे? जोधपुर में। जबकि राजधानी कहाँ पे है? वो है आपके राजधानी, वो राजस्थान की राजधानी कहाँ पे? जयपुर में। और जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर में। वहीं आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट क्या है? मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट कहाँ पे बना हुआ है? तो मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट है ये जबलपुर में बना हुआ है। कहाँ पे? जबलपुर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश का है। अगर आपसे पूछे कि केरल में, केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे बना हुआ है? केरल का हाईकोर्ट तो एर्नाकुलम में बना हुआ है केरल का हाईकोर्ट। कहाँ पे? एर्नाकुलम में बना हुआ है केरल का हाईकोर्ट, और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, जोधपुर हाईकोर्ट।
उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पे बना हुआ है? उड़ीसा का, तो उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है ये कटक में स्थित है। कहाँ पे? कटक में स्थित है। और हाईकोर्ट जो है रिट जारी करने का काम आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट क्या करता है? अपना रिट जारी करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना ये एक्ट आया था 1961 में और स्थापना होता है 1962 में। बात करते हैं राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित हाईकोर्ट है मध्य प्रदेश का। केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो एर्नाकुलम में है केरल का हाईकोर्ट। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक में स्थित है। बात करते हैं कि रिट कब जारी करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट अपना रिट जारी करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर जो है छतरपुर में स्थित है। कहाँ पे? छतरपुर। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अगर बात करते हैं खजुराहो मंदिर की, तो खजुराहो मंदिर का आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था, चंदेल वंश के लोगों ने करवाया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये किस शैली में बना हुआ है, तो खजुराहो मंदिर जो है वो नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में? नागर शैली। उत्तर भारत की जितनी भी मंदिर हैं किस शैली में बनेंगी? सभी नागर शैली में बनी हुई हैं। ठीक, और खजुराहो मंदिर का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1950 से लगभग 1050 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। 1950 से 10 के 50 के बीच में। और ये थी आपके चंदेल वंश की। आपसे पूछे कि राजधानी कहाँ पे थी, तो चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो थी आपके कहाँ पे? वो आपके था खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में इसकी राजधानी थी। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो मंदिर छतरपुर में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी है। और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के लोगों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। किस शैली में बना हुआ है? तो ये खजुराहो मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। 1950 से 1050 इसकी स्थापना हुई थी। और जो चोल वंश, चंदेल वंश के शासक थे, इसने अपनी जो थी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? वो राजधानी बनाए थे खजुराहो में ही। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा था कौन सा एक निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब हो जाएगा कैसा? योजना आयोग अगर ऑप्शन में रहता तो ये हो जाता संवैधानिक निकाय। ये नहीं होता है, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं होता है। अब बात करते हैं संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? संवैधानिक निकाय। और एक होता है कौन सा? गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय होता है और एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। तो ये दोनों क्या होता है? तो देखिए संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका उल्लेख क्या होता है? जिसका उल्लेख क्या होता है? संविधान में हो। जिसका उल्लेख किसमें है? संविधान में हो, उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। और गैर संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जिसका उल्लेख क्या होता है? जिसका उल्लेख क्या होता है? संविधान में ना हो। जिसका उल्लेख क्या हो? संविधान में ना हो, उसे क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक, और बात करते हैं, आपसे पूछे कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आप लोग बताएंगे कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन थे? BN राव। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि कौन सा संवैधानिक निकाय है कि नहीं? तो योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं, क्योंकि इसके संविधान में इसकी व्याख्या ही नहीं की गई है। और संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जिसका उल्लेख यानी कि वर्णन या फिर कोई चर्चा संविधान में हो, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय। और गैर संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में ना हो, उसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। और संवैधानिक सलाहकार कौन होते हैं? तो VN राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तानसेन का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में बना हुआ है तानसेन का मकबरा। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा बना है। अगर आपसे पूछे कि लक्ष्मीबाई बांध कब बना हुआ है? लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे?
ग्वालियर में लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो इसने बनवाया था राजा मानसिंह ने। किसने बनवाया था, राजा मानसिंह ने बनवाया था ग्वालियर का किला। और वहीं तानसेन संगीत समारोह कहाँ पे होता है, आपसे पूछे तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये भी ग्वालियर में ही, तो कहाँ पे, ग्वालियर में होता है। और बात करते हैं घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, घाटी गांव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके ग्वालियर में स्थित अभ्यारण्य। कहाँ पे, ग्वालियर में छोटा सा अभ्यारण्य है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में मध्य प्रदेश में स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तानसेन संगीत समारोह के बारे में बात करें, ये ग्वालियर में स्थित है। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पे होता है, ग्वालियर में होता है। और बात करते हैं ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो राजा मानसिंह ने बनवाया था ग्वालियर के किला। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो मूल अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका जो क्षेत्राधिकार जो मुख्य रूप से है, कौन सा उसका मूल जो क्षेत्राधिकार वो तो है ही। और एक अपीली क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। और एक होता है परामर्श देने का इसका अधिकार है, परामर्श संबंधी। ये थे आपके कुछ क्षेत्राधिकार, ये थे इसके क्षेत्राधिकार, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग के तहत, 1773 के किस एक्ट के तहत, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था ये किस अनुच्छेद में है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। और आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, हरिलाल जे कानिया। कौन है, हरिलाल जे कानिया उनके अध्यक्ष, पहले न्यायाधीश हैं, पहले मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान समय कितने न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान समय जो व्यवस्था है 33+1 की है, 33 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है। और एक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से देख लेते, ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ पे है, तो इसका मूल क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, परामर्शदाता भी संबंधी इसका क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 124 है। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन है, तो हरिलाल जे कानिया है सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान समय में जो न्यायाधीश है व्यवस्था है 33+1 की, जिसमें न्यायाधीश कितनी है, आपके 33 न्यायाधीश हैं। और एक क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, तो ये शुरू किया था 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल, 12 मार्च 6 अप्रैल चला था। और ये 1930 तक, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930 तक चला था। और वहीं आपसे पूछे कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, तो साबरमती आश्रम की स्थापना ये जो चला था वो साबरमती आश्रम से, जो यात्रा था दांडी यात्रा, ये दांडी तक चला था। कहां पे, साबरमती आश्रम से दांडी तक। और आपसे पूछे कि कितनी दूरी थी साबरमती आश्रम से दांडी तक, तो ये दूरी थी 241 मील। कभी कभी मील में पूछा जाता है, कभी कभी किलोमीटर में, तो 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी। और इसी में कुल कितने दिन का समय लगा था ये पूछा जाता, तो 24 दिन का समय लगा था। और इसमें गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे ये पूछा जाता, तो गांधी जी के साथ 79 टोटल गांधी जी को लेके इसमें अनुयायी थे। और इसे गांधी जी ने क्यों शुरू किया था, तो ये
अंग्रेजों के द्वारा इसे नमक कानून को तोड़ने के लिए किसे तोड़ने के लिए, नमक कानून को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए इसे गांधी जी ने शुरू किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा कब की थी, तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी यात्रा, और ये साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की यात्रा थी। और दांडी पहुंच के गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून को क्या किए, तोड़ दिए थे। बात करते हैं ये कितनी 241 मील की यात्रा थी, 385 किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक। और बात करते हैं यहाँ पे इसे तय करने में गांधी जी को 24 दिन का समय लग गया था। और बात करते हैं अनुयायी किसके थे, तो गांधी जी में कितने अनुयायी थे, 79 अनुयायी के साथ ये दांडी यात्रा संपन्न किए थे। भारत सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता, तो देखिए ये भी ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या आपको मिलेगा, कौन सा कर नहीं लगाया जाता, ऐसे करके जब प्रश्न पूछेगा तो एक तो आपको या तो आपको मार्ग कर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, और एक आपका होता है वित्तीय कर, ठीक। तो ये दोनों कर किस पे नहीं लगाया जाता है, इस पे इसका नियंत्रण केवल राज्य सरकार के पास होता है। और कर जैसे अप्रत्यक्ष कर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं, जैसे हो गया बिक्री कर, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा, उत्पाद कर। और सीमा शुल्क कर, कैसा कर, सीमा शुल्क कर, तो ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। और वहीं आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष कर कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर कौन से हैं, तो प्रत्यक्ष कर जो है आयकर हो गया, ये प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर हो गया, ये प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर, आयकर, और आपका उपहार कर भी जो है कैसा कर है, उपहार कर भी आपका, और निगम कर, ये सारे कर कैसे कर हैं, ये सारे के सारे कर ये प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक। वहीं आप लोग बताएंगे चलाया समिति का संबंध किससे था, चलाया समिति का जो संबंध है वो किस चीज से था, तो चलाया समिति का जो संबंध है वो था आपके कर सुधार से, किससे था, कर सुधार से। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता, तो भारत सरकार के द्वारा ये मार्ग कर और वित्तीय कर, ये दो कर नहीं लगाए जा सकते। ये कौन लगाता है, ये राज्य सरकार लगाते। कौन सी सरकार, राज्य सरकार। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, जैसे आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, और उपहार कर हो गया, ये सभी के सारे कैसे कर हैं, निगम कर, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर। वहीं आपसे पूछे कि सॉरी प्रत्यक्ष कर है, वहीं आपसे पूछे कि अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, तो बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है, और सीमा शुल्क जो है ये भी अप्रत्यक्ष कर है। तो ये सारी चीजें आप लोग जानें। चलाया समिति का संबंध किससे, कर सुधार से है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है ये लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। तो ये अपना स्थापना जो है वो कब किए थे, 1664 में ये अपना स्थापना किए थे। और वहीं आपसे पूछे फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कौन थे, फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कौन थे, तो फ्रांसीसी कंपनी के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, कोलबर्ट नाम था। क्या था, कोलबर्ट नाम था। और ये कब इसकी स्थापना किए थे, तो ये 1661 में इसकी स्थापना किए थे। और वहीं आपसे पूछे कि पांडिचेरी किसने बसाया था, पांडिचेरी किसने बसाया था, तो पांडिचेरी को बसाने का काम फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। किसने, फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और डुप्ले भारत कब आया था, तो ये बताएंगे डुप्ले भारत कब आया था। तो डुप्ले भारत कब आया था, तो ये आया था आपके 1742 को, डुप्ले भारत 1742 में। और डुप्ले क्यों भारत में आया था ये आप लोग जानते हैं। ये कौन था, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन सा, फ्रांसीसी गवर्नर था। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई। तो ये हुई थी 1664 में इसकी स्थापना। और कंपनी के संस्थापक कौन है,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कोलबर्ट हैं और 1661 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1661 में। अब बात करते हैं पांडिचेरी किसने बसाया था। तो पांडिचेरी है फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया था। डुप्ले भारत कब आया था? तो ये 1742 में भारत आया था और ये फ्रांसीसी गवर्नर था। चांदी का टंका जारी कर किसने किया? तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने क्या किया था? चांदी का टंका जारी किया था और ये तांबे का जीतल भी जारी किया था। क्या जारी किया था? तांबे का जीतल भी जारी किया था और चांदी का टंका भी जारी किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इल्तुतमिश ने क्या किया था? शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। क्या कर चलवाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए? तो ये भी इल्तुतमिश ने ही चलवाए। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछेंगे कि चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल, इसका जो गठन करने का काम है ये किसका है? तो ये भी इल्तुतमिश का काम है। किसने? इल्तुतमिश का काम है चालीसा दल का गठन। वहीं आपसे पूछे कि चालीसा दल को नष्ट किसने किया, जिसे तुर्कान चैलगानी भी कहते हैं, तो इसे नष्ट किया था बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने इसे नष्ट कर दिया था आगे चल के। ठीक, और वहीं आपसे पूछे कि इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इल्तुतमिश ने शुरू की थी इक्ता प्रथा की शुरुआत। और बात करते हैं भारत में मकबरा निर्माण शैली के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में मकबरा निर्माण शैली के जनक कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं अकबर को। किसे कहे जाते हैं? मकबरा निर्माण शैली के जनक तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। तो चांदी का टंका जारी कर किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जारी किया और तांबे का जीतल भी इसने चलवाया था। और बात करते हैं ये शुरू कब से हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपके अरबी सिक्कों से। तो ये चालीसा दल का इसने क्या किया था? शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने क्या किया? शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। और चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया और चालीसा दल को जैसे तुर्कान चैलगानी कहा जाता है, इसे नष्ट किया था बलबन ने। इक्ता प्रथा शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। और मकबरा निर्माण शैली का जनक कौन भी कहा जाता है भारत में? तो इसका भी जनक कहा जाता है इल्तुतमिश को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद की आपसे पूछे कि रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने किया था। और बात करते हैं ऋग्वेद जो है समर्पित किसे है? तो ऋग्वेद जो है किसे समर्पित है? तो ये आपके सावित्री को समर्पित है। किसे? सावित्री को समर्पित है। और ये कौन है? ये सूर्य के देवता है। कौन? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और बात करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जो कि 10 मंडल में से तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो जो है ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। और सबसे नवीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद। कौन सा? अथर्ववेद है सबसे नवीन वेद है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? आर्यों के बारे में जो जानकारी है ये कहाँ से आती है? तो ये आती है आपके आर्यों के बारे में जानकारी ये ऋग्वेद से मिलती है। ठीक, देख लेते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख उसकी रचना ऋग्वेद की किसने की? वासुमित्र ने की है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है। प्राथमिक वेद कौन सा है? तो सबसे प्राथमिक वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीनतम वाला जो वेद है वो अथर्ववेद है। और आर्यों के बारे में जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से ही मिलती है। किस किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? तो भारत के 6 राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका कौन कौन से? एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया, एक आपका हो गया महाराष्ट्र, और एक आपका महाराष्ट्र के नीचे
महाराष्ट्र के नीचे कौन सा? कर्नाटक। तो इतनी राज्यों में है विधानसभा की द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक, और बात करते हैं, और अगर आपसे पूछे कि द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं, तो द्विसदनात्मक जो है वो विधायिका है, ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके विधानसभा, और फिर जहाँ पे विधानसभा भी हो और साथ में विधान परिषद भी हो, इसे कहते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि किन के राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका, तो 6 राज्यों में है। और जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक, बात करते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी तो है द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये भी आप लोग इसी में ऐड कर देंगे। और द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? तो जहाँ पे मंत्रिमंडल में क्या हो, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका। अगला है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। और रामायण का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में किया गया था? तो इस समय चल रहा था अकबर का शासनकाल। किसका? अकबर का शासनकाल था। और अकबर को क्या कहा जाता है? इसलिए इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लाम का शत्रु कहा जाता है अकबर को। ठीक, और बात करते हैं, अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि अकबर को इस्लाम का शत्रु करके किसने संबोधित किया? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे किसने संबोधित किया था? बदायूनी ने संबोधित किया था। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि रामायण के बारे में लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि हैं रामायण के लेखक है। और महाभारत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रामायण का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो ये रज्मनामा है। रामायण का फारसी में अनुवाद कौन? रज्मनामा। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया रामायण का फारसी में अनुवाद। और किसके शासन काल में इसका ट्रांसलेशन हुआ? तो अकबर के शासन काल में। इन्हें अकबर को क्या कहा जाता है? इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। अकबर को क्या कहा जाता है? इस्लाम को शत्रु कहा जाता है। और किसने कहा अकबर को इस्लाम का शत्रु? तो बदायूनी ने कहा था। ठीक, और रज्मनामा नाम से जो रामायण का लेखक कौन है? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से? रज्मनामा नाम से है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला है, किस यूरोपीय ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना लगाया? तो सर्वप्रथम कारखाना लगाया था पुर्तगाली लोगों ने। और कारखाना कब लगाए थे? ये 1500 में लगाए थे। और ये कोचीन में अपने कारखाने लगाए। कोचीन कहाँ पे? केरल में अपने सबसे पहले कारखाना लगाए। वहीं आपसे पूछे कि अंग्रेजी कंपनी कब अपना जो है स्थापना किया? अंग्रेजी कंपनी, तो ये थी आपकी अंग्रेजी कंपनी भारत को आई सन 1600 में। लेकिन ये अपना जो स्थापना पहली कोठी की स्थापना कब किए थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली कोठी की स्थापना 1608 में करते हैं। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे? सूरत में करते हैं, सूरत में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि डच कंपनी के बारे में, डच कंपनी ये आपके 1602 में अपनी स्थापना की। और इसने भारत है। पहली कोठी इसने कब लगाया था? पहली कोठी इसने लगाया मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी लगाई। और कब लगाई थी? 1605 में। ठीक, और वहीं आपसे पूछे कि फ्रांसीसी कंपनी पहली कोठी कब लगाई? फ्रांसीसी कंपनी ये पहली कोठी अपनी कब लगाई थी? तो ये 1664 में लगाई थी। ठीक,
अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना, तो पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम कारखाना लगाए, ये 1500 ईसा पूर्व में लगाए थे, 1500 ईस्वी में लगाए थे। ये अपना कोचीन केरल में अपना कारखाना स्थापित किए। कौन सी अंग्रेजी कंपनी भारत कब आई थी? 1600 में। और इसने अपना स्थापना पहली कोठी कहाँ पे स्थापना की है? 1608 में सूरत में बनाए, ठीक। और डच कंपनी कब आई थी? ये 1602 में आई थी और इसने पहली कोठी अपना काम मसूलीपट्टनम में 1605 में लगवाए। और बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, तो ये 1664 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। अरोड़ा आसफ अली का संबंध किससे है? तो अरोड़ा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है अरोड़ा आसफ अली का संबंध। ये शुरू कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसी दिन क्या होता है, महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू किया था। किसे? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। अब बात करते हैं, इसमें गांधी जी ने एक नारा दिया था और वो फेमस नारा है। उसमें नारा में कहा गया था करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगाया था। कब? करो या मरो का नारा गांधी जी ने लगाया था। और इस समय वायसराय भारत में कौन थे? इस समय भारत में वायसराय थे लिनलिथगो इस समय भारत में वायसराय थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि भारत में क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो 1942 में आया था। कब? 1942 में। और वहीं आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1942 में ही आता है, ठीक। तो ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन अरोड़ा आसफ अली का संबंध किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है अरोड़ा आसफ अली का संबंध। 8 अगस्त 1942 की घटना है, महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू किया था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था। उसमें गांधी जी ने कौन सा नारा लगाया? करो या मरो का नारा लगाया। वायसराय समय कौन थे? लिनलिथगो थे इस समय वायसराय। और क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बात करें तो 1942 से शुरू हुआ था। और कैबिनेट मिशन भी कब आया था? 1942 को ही आता था। थोड़ा देर में आ जाएंगे, आप लोग वेट कर लीजिए। अगला प्रश्न है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक जो भारत का उल्लेख है यिंतु नाम से करते हैं। किस नाम से? यिंतु नाम से करते हैं। और वहीं आपसे पूछे कि चीनी लेखक फाहियान भारत कब आया था? फाहियान भारत कब आया था? तो फाहियान किसके दरबार में आया था? तो सबसे पहले ये भी प्रश्न है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये चीन से आने वाला पहला यात्री था। और वहीं आपसे पूछे कि वेनसांग कब भारत आया था? वेनसांग भारत कब आया था? तो वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। और बात करते हैं वेनसांग आके यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में वो अध्ययन किया। नालंदा में इसने क्या किया? नालंदा में इसने क्या किया? अपना अध्ययन किया। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। नालंदा विद्यालय में आके ये अपना अध्ययन करता है। वहीं आपसे पूछे कि चीन की क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति जो है 1911 में हुई थी चीनी क्रांति। और चीनी क्रांति के जनक कौन है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, सनायत सेन है। चीनी क्रांति के जनक सनायत सेन है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो यिंतु नाम से करते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख यिंतु नाम से करते हैं। और फाहियान भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भारत आया था। और वेनसांग भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया? ये आके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का काम किया। और चीनी क्रांति शुरू कब हुई थी? 1911 में। और इसके जनक कौन है? तो सनायत सेन है चीनी क्रांति के जनक। भारत में पहला सत्याग्रह किसने किया? तो भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने किया। और कब किए थे? 1917 में। जो चंपारण केस था, चंपारण बिहार में किए थे। चंपारण बिहार में। और चंपारण बिहार वाला केस क्या था? ये 3 कठिया प्रथा की रोक के लिए। कब? 3 कठिया जो प्रथा थी, 3 कठिया प्रथा अंग्रेजों का था, इसके रोक के लिए इसे शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? पहला सत्याग्रह
ये तो पूछ रहा है कि भारत में पहला सत्याग्रह किसने किया। तो अगर आपसे पूछे कि पहला सत्याग्रह कौन था गांधी जी का, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था 1906 में, और ये कहाँ पे होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में ये पहला सत्याग्रह किए थे। और वहीं आपसे पूछे कि बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे होता, बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो ये किए थे सरदार पटेल ने। सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, और ये हुआ था 1928 में, और कहाँ पे, गुजरात में हुआ था। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भारत के कौन थे, पहले व्यक्तिगत अगर आपसे पूछे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे उनका नाम था विनोबा भावे। क्या था, विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। इन्होंने अपना आंदोलन 1951 में किया, और ये क्या था, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में पहला सत्याग्रह किसने किया। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किए थे। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह पहला हुआ था 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। और ये जो तीन कठिया प्रथा के रोक में किए थे गांधी जी सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का भी सरदार पटेल के द्वारा 1928 में गुजरात में किया गया। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही 1951 में इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। और विनोबा भावे ये भूदान आंदोलन से संबंधित है। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था ब्रिटिश शासक कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस बन के आया था। और कैप्टन हॉकिंस का किसके दरबार में आया था, तो ये पूछा जाता है कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था, और ये जहांगीर के दरबार में आया था, और ये 1608 में आया। कब, 1608 में आया था। और इसने जहांगीर को प्रभावित कर दिया। प्रभावित कैसे किया, तो ये तुर्की भी बोलता था, तुर्की एंड क्या बोलता था, एंड फारसी भी बोलता था, फारसी। और इसके लिए इसके खुश होके यहाँ पे जहांगीर ने इसे कौन सी उपाधि दी थी, तो इसके खुश होके जहांगीर ने इसे फिरंगी खां की उपाधि दी। कौन सी, फिरंगी खां की उपाधि दी थी। और ये 400 और साथ में क्या किए थे, 400 मनसब भी दिए थे, 400 मनसब भी दिए थे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस थे जेम्स प्रथम के राजदूत। और इसके दरबार में क्या, इसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में 1608 में ये आए थे। और यहाँ पे आके जहांगीर को तुर्की बोला और फारसी बोला, और यहाँ पे जहांगीर लट्टू हो गए और इसे उपाधि दिए फिरंगी खां की, और प्लस 400 मनसब भी दे दिए। लूटा क्या करना है। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्राह्मी लिपि होता है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने किया। प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा, और कब पढ़ा था, 1837 में सबसे पहले पढ़ा था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं ब्राह्मी लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती थी, तो ये लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं, ये लिखी जाती थी बाएं से दाएं। वहीं आपसे पूछे कि खरोष्ठी लिपि किस ओर से लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। कहाँ से, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि अशोक के जो भी शिलालेख वगैरह थे, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की, इसकी सर्वप्रथम जो है वो खोज किसने किया, तो ये हुआ किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहले इसे खोजा था किसने, टी फैंथलर ने खोजा था। किसने, टी फैंथलर ने, और ये खोज दिया था 1750 में खोजा था। वहीं आपसे पूछे कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है आपका गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि। और इसे शुरू करने वाले कौन है, गुरु अंगद देव। कौन है, गुरु अंगद देव है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखें, गुरु अंगद देव है इसे शुरू करने वाले। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। और इसे ही क्या कहा जाता था, इसे चित्राक्षर लिपि भी कहा जाता था।
चित्राक्षर लिपि, क्योंकि इसमें फोटो वगैरह लिखा हुआ मिलता है और कुछ नहीं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रेसप ने 1837 को पढ़ा था। वहीं आपसे पूछ ले कि ये ब्राह्मी लिपि दाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि के बारे में बात करें, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि शिलालेखों को, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम खोज किसने की, तो सबसे पहले खोजा किसने, टी पैंथेलर ने 1750 में। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है कौन सी, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है, और शुरू किसने किया, गुरु अंगद देव ने शुरू किया। हड़प्पा की जो सभ्यता है भाव चित्रात्मक सभ्यता है, और चित्राक्षर लिपि भी इसे कहते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इसमें मुस्लिम लीग की जो लाहौर अधिवेशन है, इसमें मुस्लिम लीग ने 1942 को हुआ था, 1940 को हुआ था। और उसने मुस्लिम लीग में क्या किया, इसमें भारत विभाजन की क्या किए थे, मुस्लिम लीग मांग किए थे। कब किए थे, 1940 में। और वो कहाँ का अधिवेशन था, 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग प्रस्तुत की। और बात करते हैं डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने लगाया था, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने लगाया था, तो डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग ने लगाया था। किसने, मुस्लिम लीग ने लगाया था डिवाइड एंड क्विट का नारा। और बात करते हैं अगर कराची अधिवेशन कब हुआ था, कराची अधिवेशन, तो इसमें मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा कराची अधिवेशन में लगाया था, जो कि कब हुआ था, 1942 में हुआ था, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो दो लोग थे, एक तो आपका आगा खां था, मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां, और समीउल्लाह खां था। कौन, समीउल्लाह खां था। तो इन दोनों लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो रिवीजन कर लेते हैं, आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये जो लाहौर अधिवेशन है वो हुआ 1940 में, और इसमें मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। और डिवाइड एंड क्विट का नारा भी किसने लगाया था, तो मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा लगाया था। स्थापना, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, तो डिवाइड एंड क्विट का नारा कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 1942 में लगाया था। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में ढाका में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, एक तो आगा खां, एक समीउल्लाह खां था इसके संस्थापक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना। और अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की, तो इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की। कैसी, आत्मीय सभा की स्थापना भी किसने की, ये 1815 में, और कोलकाता में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया, राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। और राजा राम मोहन राय को युगदूत कह के किसने संबोधित किया था, ये भी पूछा जाता है। युगदूत किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा था, ठीक। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजा राम मोहन के राय के बारे में आपसे पूछे कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो ये भी राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और वहीं सती प्रथा का जो समाप्ति है वो किसने किया था, तो सती प्रथा की जो समाप्ति है 1929 में राजा राम मोहन राय ने किया था। संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है, संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है, तो ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो देख लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी। और राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया? अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी। युगदूत किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को युगदूत कहा जाता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का जो प्रथम समाप्ति है वो कब हुआ था? राजा राम मोहन राय के सर्वाधिक परमाणु के बाद ये सती प्रथा का जो समाप्ति होता है 1829 में हुआ था। 1929 लिख दे क्या? 1829 में हुआ था। अगला है अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर क्या था? तो अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में उसका क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो है। क्या? माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, बता दीजिए आप लोग। 1895 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। और बात करते हैं एशिया की, अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी क्या है एशिया की सबसे ऊंची, तो माउंट एवरेस्ट है एशिया की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी। वहीं आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो मैकिनले है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है और अलास्का है। कौन सा? मैकिनले और अलास्का उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? एकांकागुआ है दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, एकांकागुआ है, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वहीं यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी पूछ ले तो यूरोप महाद्वीप का तो एल्ब्रूस हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप का एल्ब्रूस हो जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, कई बार बताया गया आपको, तो ये हो जाएगा आपको कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को हो जाएगा, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर तंजानिया में स्थित है, माउंट किलिमंजारो है। 5895 किलोमीटर इसकी ऊंचाई, सॉरी 5895 मीटर इसकी ऊंचाई, क्योंकि पर्वत का जो ऊंचाई है वो मीटर में नापा जाता है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, वो नेपाल में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को है। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी होगी एल्ब्रूस है, ठीक। भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किसने किया? तो प्रस्ताव प्रस्तावित करने का बात कर रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित, ठीक। और ये कहाँ पे इसे प्रस्तावित किया गया था? ये मुंबई में जो अधिवेशन हो रहा था, मुंबई अधिवेशन में इसे पेश किया गया था। मुंबई अधिवेशन में 1942 को पेश किया गया था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1942 से मुंबई अधिवेशन में पेश किया गया था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। अब आप लोग बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किसने किया था? और शुरू किसने किया था, उसमें नारा कौन सा दिया गया? और इस समय भारत में वायसराय कौन थे? इस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो ये चीजें आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था उसे प्रस्तावित किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तावित करने का प्रस्ताव किया। और ये कहाँ पे हुआ? तो मुंबई अधिवेशन में इसे पेश किया गया था। और ये 1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 की घटना है। आप लोग बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन में नारा कौन सा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के वायसराय कौन है? अभी हमने बताया थोड़ा देर पहले ही, आप लोग इसका जवाब बताएंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी आर्गन गैस भरी होती है? वहीं आपसे पूछे कि विद्युत बल्ब होता है उसमें टंगस्टन किस चीज का, टंगस्टन जो है वो किस चीज का बना हुआ था? तो वो टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है, ठीक। फिलामेंट वो विद्युत का टंगस्टन का बना होता है, ठीक। और बात करते हैं वहीं आप इसका फिलामेंट जो टंगस्टन है इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। इसका गलनांक बहुत ही क्या होता है? उच्च होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका गलनांक बहुत ही ऊंचा होता है। और ये बल्ब जो है ये क्या करता है? बल्ब ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को बदलने का काम करता है। विद्युत ऊर्जा को बदलने का काम करता है। ये ध्वनि ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को बदलता है
प्रकाश ऊर्जा में, किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस आर्गन होती है विद्युत बल्ब में, और टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट को क्या कहते हैं, टंगस्टन कहते हैं। इसका गलनांक बहुत ही ऊंचा, लगभग कितना 30,000 से लेके इसका 35,000 तक इसका गलनांक होता है। 30,000 से 35,000 तक डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ये चीजें आप लोग। बल्ब कौन से, तो ये क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है बल्ब। अगर आपसे पूछे कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो मेरास्मस है। मेरास्मस है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से ही क्या बोलता है, कुपोषण भी होता है। क्या होता है, कुपोषण भी होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, ये आप लोग बताएंगे। रक्त का थक्का जमाने में प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन सहायक होता है। कौन सा, प्रोथाम्बिन। प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन सहायक होता है, जिसे क्या कहते हैं, फाइब्रोनोजिन भी कहते हैं। किसे, फाइब्रो, या फिर आपसे पूछ ले कि फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन इसमें सहायक होता है। किसमें, प्रोटीन इसमें सहायक होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री हो वो राइबोसोम को कहते हैं। किसे, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है, मेरामस होता है। बच्चों की कमी, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मेरामस। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से कुपोषण रोग भी होता है। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन सहायक होता है रक्त के थक्का जमाने में। रक्त के थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के। और बात करते हैं प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, हमेशा छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। और प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है राइबोसोम को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करके और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको पूरा देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, ठीक। थैंक यू। और अपनी मजबूती अच्छे से करिए, खुश रहिए और रोज पढ़ते रहिए।